अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपनी वीडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरें जो डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। एक तो इंडिया में मुसीबत पड़ गई है, और इंडिया में मुसीबत क्यों पड़ी है उसकी वजह ये है कि जनाब पाकिस्तान के हवाले से उन्हें शक पड़ना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा धमाका कर दिया है। वैसे हमने पिछले व्लॉग के अंदर बात की थी धमाके की, तो एक्चुअली धमाका हो भी गया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमने पिछले व्लॉग के अंदर बात की थी एक धमाके की कि क्या इस्लामाबाद के अंदर जो है कोई धमाका होने वाला है। तो आज सुबह ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और वो आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी इमारत में एक्चुअली एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एसी गैस के प्लांट में जो है वो बताया गया है ये धमाका हुआ था। कोई दहशतगर्दी का वाक़या फ़िलहाल नहीं इसको रिपोर्ट किया जा रहा। ये बताया गया है कि इस धमाके में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरस गई, और धमाका सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में वाक़ई कैंटीन में एसी गैस के प्लांट में हुआ। और धमाके के बाद वकला और सुप्रीम कोर्ट के अमले के अफराद भी जो है वो बाहर निकल आए। ज़राए के मुताबिक स्टाफ कैंटीन में एसी की मुरम्मत का काम जारी था, और इस दौरान ये ज़ोरदार धमाका हुआ है, और हादसे में ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि ये वाक़या जो है वो 10:55 के ऊपर पेश आया है। 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 3 ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल और 9 को पॉली क्लिनिक जो है वो मुंतकिल किया गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कम से कम ये कहा जाए मतलब कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सी इस वक्त जो एप्रीहेंशंस है वो ये पाई जाती हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामला चल रहे हैं उसके बाद आप जानते हैं कि वो कन्वेंशनल वॉर तो नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ, मतलब जिससे आप कहते हैं ना मैन टू मैन फाइट जो होती है, या इवन मिसाइल्स के हवाले से भी हो या ड्रोन्स के हवाले से भी हो, आप जानते हैं उनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा एम्यूनिशन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं तो वो दहशतगर्दी जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। वो टीटीपी के स्लीपर सेल्स को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, या इसके अलावा दहशतगर्दों की जो दीगर तंजीमें हैं उनको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो वो इस हवाले से जो है एक कंसर्न अलबत्ता ज़रूर पाया जाता है। और इसी सिलसिले में ISPR की जानिब से बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में बताया गया है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, और हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है, और मारे गए दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। इसके अलावा चारसदा में थाना मंदरी की हदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मौलाना अब्दुल सलाम को कत्ल कर दिया है। आलम दीन थे, उनका ताल्लुक जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से था, उसके वो सीनियर रहनुमा थे। वो इस हमले में जाँ बहक हो गए, और इस वक्त जो है उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल जमालाबाद जो है वो मुंतकिल किया गया है। मकतूल मौलाना अब्दुल सलाम जो है वो तहसील तंगी एंगर बाड़ी बंद के मदरसा अबू बकर सिद्दीक के मोतमम थे, और मकतूल जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई शूरा के रुकन भी थे, जिसमें उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जनाब इंडिया के अंदर एक मुसीबत पड़ी हुई है, और उसकी मुसीबत की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के अंदर जो है उसने ये अनाउंस किया कि जनाब अमेरिका जो है वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट का दोबारा आगाज़ करने जा रहा है। गालबन जहाँ तक मुझे याद आता है कि अमेरिका ने इससे पहले गालबन कोई 90s के अंदर, शायद 92 या 93, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेकिन कई साल पहले जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए थे, और उसके बाद उन्होंने वो सिलसिला जो है वो बंद कर दिया था। उन्होंने भी, रूस ने भी, इन सब ने जो है वो बंद कर दिए थे। तो उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब हम अब न्यूक्लियर टेस्ट का आगाज़ जो है वो दोबारा करने जा रहे हैं, और इसकी वजह ये कि दीगर ममालिक जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। और उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि जनाब पाकिस्तान भी जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जबकि पाकिस्तान ने एक्चुअली इसको कभी भी रीसेंट पास्ट के अंदर जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया कि जी हमने कोई इस तरह के कोई एटमी धमाके वगैरह जो है वो किए हैं या हमने टेस्ट किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कम से कम ऑफिशियली तो कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि उसके बाद जो है वो चहमगोइयाँ शुरू हो गई। अगर आपको याद हो पिछले दिनों कोयटा के अंदर, कोयटा के आसपास के इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आसमान के ऊपर बड़ी पुरस्कार किस्म की चंद रोशनियाँ जो है वो नज़र आई थी, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बहस शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि जनाब पाकिस्तान ने जो है वो बड़े कोई खुफिया किस्म के जो है वो यहाँ पर टेस्ट किए हैं, और ये बेसिकली उसकी वजह से ये आसमान के अंदर ये खुफिया, ये पुरस्कार रोशनियाँ जो हैं ये नज़र आ रही हैं।
तो उस चीज़ को और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जोड़ के जो है इंडिया के अंदर मुसीबत पड़ गई है। इंडिया के अंदर मुसीबत इस बात के अंदर पड़ गई है कि जनाब क्या हमें भी जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट का आगाज़ कर देना चाहिए, क्योंकि शायद पाकिस्तान कुछ कर रहा है। ये एक्चुअली जी न्यूज़ के ऊपर जो है ये पूरा आर्टिकल छपा है वहाँ पे, जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब क्या इज़ इट हाई टाइम कि इंडिया भी जो है वो कुछ करे, क्योंकि लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के इलाके के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। उसके बाद उन्होंने उसको किस चीज़ के साथ जोड़ा है कि जी बलूचिस्तान के इलाके के अंदर ना ज़लज़ले भी बड़े आते हैं। तो ये जो ज़लज़ले हैं ना, ये शायद इस चीज़ की निशानी है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कह दी है, तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर आपने बात इतनी माननी है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ये भी कहता है कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसमें 7 जहाज़ गिरे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की फिर वो वाली बात भी माने। अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप की हर बात ही माननी है तो फिर ये वाली बात भी माने, वो वाली बात नहीं मानते। डोनाल्ड ट्रंप की वो ये बात भी नहीं मानते कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें सालसी का किरदार या उसे रुकवाने का किरदार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया था, वो भी नहीं मानते। तो ये इस वाली बात के ऊपर ना कि जनाब उसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इवन दो पाकिस्तान के अनकोटेडली इसको डिनाई किया गया है कि जी ऐसी कोई बात हुई है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट DGISPR से गालबन मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद आ रहा है, शायद इस हवाले से सवाल किया भी गया था। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जी अभी तक एज सच कोई फॉर्मल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब अपनी गुफ्तगू के दौरान जो है इस सवाल के जवाब में उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई बात है। लेकिन इंडिया के अंदर ये मुसीबत पड़ गई है कि जनाब कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, उनको इसी कन्फ्यूजन के अंदर ही जो है ना वो बेचारे मारे जा रहे हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है। बेचारे डर और खौफ के अंदर, जाहिर बात है, जो आपको एक जंग के अंदर इतनी मार पड़ी हो तो फिर उसके बाद आपको जो है ना वो कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो वो मेरे ख्याल में इंडिया की जो है वो ये सूरत हाल बन गई है। इसके अलावा जनाब कुछ सियासत के मैदान के बारे में बात करते हैं। बड़ी खबरें हैं वहाँ से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास तलब होने के बाद जनाब हुकूमती हलीफ जमातों समेत अपोजिशन ने अरकाने पार्लियामेंट को बैरूनी दौरों से जो है वो रोक दिया है और फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की जो है वो हिदायत कर दी गई है। आम तौर पे इस किस्म के जो ऑर्डर्स आते हैं ना कि आप अपने MNAs को, सेनेटर्स को, सबको कह देते हैं कि जनाब इस्लामाबाद पहुंच जाएं, डेरे डाल लें और जाना कहीं नहीं है आपने। ये आम तौर पे उसी तरह ही होता है जब आपने कोई बड़ी कानून साजी करनी हो। हमने याद है कि 26वीं आईनी तरमीम के दौर में भी जो है वो बार बार इस तरह की बातें होती थी, उसके बाद वो होती थी, उसके बाद ख़त्म हो जाती थी, डाई डाउन हो जाती थी, फिर शुरू हो जाती थी कि नहीं जी बस किसी वक्त भी जो है वो कानून साजी होने लगी। और मुझे आज भी याद है कि वो जब वो 26वीं आईनी तरमीम की कानून साजी हो रही थी, गुफ्त शुनीद हो रही थी, टॉक्स हो रही थी, तो रात पता नहीं कितने कितने बजे तक जो है वो ट्रांसमिशन चल रही थी मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर। अब जो है वो लग रहा है कि दोबारा कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब इसी तरह तमाम MNAs और सेनेटर्स को जो है वो कह दिया गया है कि जनाब आप लोग जो है वो यहीं पे पहुँचे। और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस से जो है ये फ़ोन्स जो हैं वो गए हैं और पार्लिमानी जमातों ने अपने अपने इजलास भी जो है वो तलब कर लिए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से हिदायत लेने की मुसलसल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश की जा रही है। आज PTI का जो है वो मुलाकातों का दिन था और इसी सिलसिले में जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून जमाती बुनियादों पर बलदियाती जो इंतखाबात हैं उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो फ़िलहाल खौफसदा दिखाई दे रही है और इसीलिए उसे गैर जमाती बुनियादों के ऊपर जो है वो किया है। उससे पहले जो है वो इस 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर करवाना चाहते हैं। दूसरी जानिब डॉन ने यह रिपोर्ट किया है कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो वाज़ेह 2/3 अक्सरियत मुयसर है पीपल्स पार्टी के साथ के साथ। अगर पीपल्स पार्टी साथ हो तो ऑलरेडी 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है। इनको जमीयत उलमा इस्लाम की इस मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब की सपोर्ट की कौमी असम्बली के अंदर कम से कम ज़रूरत नहीं है। और हुकूमत को कौमी असम्बली में जो है वो बताया गया है नंबर्स के मुताबिक 237 MNAs की हिमायत हासिल है, 237। और हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं, तो ऑलरेडी 13 वोट जो हैं वो इनके पास ज़्यादा हैं। और इसमें मुस्लिम लीग नून के 125, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74 और MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 इत्तेहाद जो अरकान जो हैं वो इस इत्तेहाद का हिस्सा ऑलरेडी हैं। इसके अलावा जनाब मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी वो भी हुकूमत के साथ है और साथ ही साथ उनको 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी जो है वो हासिल है। अपोजिशन की तादाद जो है वो 89 है, 89 कौमी असम्बली के अंदर, और इसमें JUFA के 10 अरकान जो हैं वो भी शामिल हैं। आज़ाद अरकान जिनका ताल्लुक PTI से है, या अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या वट एवर यू वांट टू कॉल देम, तो उनकी तादाद जो है वो 76 है। और इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, BNP, मजलिस वहादत मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनका 1-1
रुकन जो है वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है। तो नंबर गेम जो है वो पूरी है कौमी असम्बली के अंदर। सेनेट के अंदर अलबत्ता सूरत हाल जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पे 2/3 अक्सरियत के लिए जो है वो हुकूमत को ANP की हिमायत की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की हिमायत की भी ज़रूरत पड़ेगी और आज़ाद अरकान की हिमायत के ऊपर भी जो है वो इन्हिसार करना पड़ेगा। और इस तरह हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद जो है वो 61 है, अपोजिशन अरकान की तादाद जो है वो 35 है। तो आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट हुकूमत को जो है कम से कम वहाँ पे करनी पड़ेगी अगर वहाँ से कानून साजी करनी है। 64 का हिस्सा जो है वो आपको चाहिए अगर आपने वहाँ से किसी भी कानून साजी को मंजूर करवाना है। तो नंबर गेम के हवाले से जो है वो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने जो है ये 27वीं आईनी तरमीम जो आ रही है इसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने पिछले व्लॉग में बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की थी, उन्होंने भी इसी की तरफ पिन पॉइंट किया है। उन्होंने कहा जी आइन किसी भी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है लेकिन हरफ आखिर नहीं होती। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। आइन पाकिस्तान में 26 तरामीम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत अगर मुतफ़िक हो तो आइन में तरमीम होती है। 26वीं तरमीम के बाद जिन चीज़ों पर बात हो रही है वो होती रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि हम सुबह 27वीं आइनी तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बातचीत और बहस जमहूरियत का खासा है और वो होता रहना चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन पर पार्लियामेंट और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान बातचीत हो रही है। बुनियादी मसाइल पर बात बनती है, फौरी तौर पर ये चीज़ें नहीं हो सकती। शाजिया मरी साहिबा ने भी जो है वो इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उन्होंने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जी 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है और इस पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 18वीं तरमीम के हवाले से ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े शदीद तरीन एतराज़ात हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कम से कम ट्वीट किया था उसमें उन्होंने NFC अवार्ड का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा, शाजिया मरी ने कहा जी काफ़ी अरसे से 27वीं तरमीम के हवाले से कयास आराइयाँ हो रही हैं, ताहम हुकूमत ने बाकायदा पीपल्स पार्टी से 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से रब्ता किया है और तरमीम पर हिमायत जो है वो मांगी है। सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक़ राय पैदा किया। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। उन्होंने कहा जी 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा और CEC में फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जी 27वीं आइनी तरमीम दिसंबर में पहले इतला थी कि होगी, कि मतलब उस वक्त इसकी मंजूरी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरी इतलात है कि ये तरमीम जो है वो 30 नवंबर से पहले कंप्लीट की जाएगी। इसके ऊपर जो वोटिंग वगैरह होनी है वो पहले की जाएगी और इसकी वजह यह है कि 30 नवंबर को एक अहम शख्सियत की रिटायरमेंट होने जा रही है। अब नाम उन्होंने इसके अंदर नहीं लिया है। आगे कहते हैं जी हुकूमत चाहती है कि उनको कोई बड़ा रोल दिया जाए। इसका फैसला अभी होना है कि जो आईनी अदालत बनेगी क्या उसको हाजिर सर्विस जज हेड कर सकता है या रिटायर्ड जज। अब जो ड्राफ्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि आईनी अदालत में रिटायर्ड जजेस को भी एडॉक जज लिया जाएगा या नहीं। आप बिल्कुल हैरान ना हो अगर आप इसमें काजी फ़ाइज़ का भी नाम जो है नज़र आए। मेरी इत्तला ये है कि तरमीम 27 या 28 नवंबर को मंजूर हो जाएगी। तो काजी फ़ाइज़ का नाम अगर तो रिटायर्ड जज की सहूलत मौजूद हुई तो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जनाब हो सकता है उनको यहाँ पर लाया जाए। अब देखते हैं, ये तो वक्त के साथ पता लगेगा कि क्या होता है। दूसरी जानिब जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि मुख्तलिफ MNAs को हुकूमती साइड से जो है वो कहा जा रहा है कि जनाब आप वापस पहुँचें, इस्लामाबाद के अंदर पहुँचें और यहीं पे डेरे डालें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो लाहौर का दौरा करना था, लेकिन इसी 27वीं आइनी तरमीम के चक्कर में जो है उन्होंने अपने लाहौर का दौरा भी जो है वो मनसूख कर दिया और वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। शायद अब तक जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो पहुँच भी चुके हों। फजल रहमान साहब ने चिन्नौट और मुल्तान में होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत की। ताहम लाहौर में उनकी चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकातें तय थीं, लेकिन अब उन्हें मनसूख कर दिया गया है। वो फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। हम आइनी बेंच से आइनी अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं। तरमीम का मकसद अदलिया को मजबूत बनाना है, जबकि बल्दियाती इंतखाबात पहले भी गैर जमाती बुनियादों पर होते रहे हैं और अब भी वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के केस में मैं पेश हुआ। केस को 8 साल हो गए हैं। इमरान खान के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली है। आज उनके वकील मसरूफियात की वजह से नहीं थे। हमने दरख्वास्त की है कि हमारा बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उनकी गिरफ्तारी एक दफ़ा फिर टल गई है। बार बार उनके गिरफ्तारी के वारंट जो है वो जारी होते रहे हैं, लेकिन वो दोबारा जो है वो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील अडियाला जेल के करीब जो है वो कर ली गई है और DSP ज़हीर शाह ने पुलिस टीम के हमरा अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी बाकायदा उसकी तामील करवाई।
अलीमा खान ने अडयाला जेल के करीब वारंट पर दस्तखत किए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो फिलहाल मौखर कर दी गई है। अदालत के अहकाम के मुताबिक अलीमा खान के वारंट पर दस्तखत करवाकर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, ताहम फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। इसके अलावा जनाब बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक ज़मानत और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को तरजीही बुनियाद पर सुना जाता है। दरख्वास्त गुजार के केस को बिला जवाज़ जो है वो पस पुश डाला जा रहा है कि जनाब अर्ली हियरिंग के लिए बेसिकली उन्होंने रिक्वेस्ट की है। फवाद चौधरी साहब का एक बयान, वीडियो बयान जो है वो सामने आया है। आप जानते हैं कि वो पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए गए थे, लेकिन खबरें यही हैं कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल मुलाकात जो है वो साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा जी फरवरी 2025 में ये आइडिया मैंने दिया कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए मुखलिस नहीं, हमारी मुहिम की मुखालिफत तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है। मैंने खान साहब को बताया कि $40 मिलियन की मैशत आपके जेल में होने की वजह से चल रही है, इसमें तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। अब वो यूट्यूबर्स कौन से हैं जिनकी जो कमाइयाँ हैं वो इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से हो रही हैं, ये आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, मैं अब किसी का नाम क्या लूँ आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। उन्होंने कहा जी अगर अगले 2 माह में इमरान खान से हमारी बात नहीं होती तो सुहेल अफरीदी को लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आना पड़ेगा। शायद इमरान खान कौमी असेंबली से भी इस्तीफ़ा देने का हुक्म दे दें, हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए। हमारा मॉडल है कि लाहौर की जेल में मौजूद सीनियर क़यादत और KP की क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाए, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। इसके अलावा डॉन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल जो है वो सामने आया है, ज़रा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसकी जो हेडिंग है वो है अनएंडिंग क्राइसिस। उसमें वो कहते हैं जी क्या PTI के अंदर दोबारा कुछ पकड़ा है। साबिक रहनुमाओं के बाद के बयानात ने सूरत हाल को दिलचस्प रुख दे दिया है। बेसिकली यही फवाद चौधरी साहब वाला जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। कहते हैं जी साबिक रहनुमाओं के मुताबिक मौजूदा PTI क़यादत अपने क़ैद रहनुमाओं के लिए कोई रिलीफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। एक सीनियर तजियाकार ने अपने कॉलम में इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी जमात के रास्ते में तसादुम की सियासत से रुकावट बने हुए हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद इमरान खान को निकालने की एक और कोशिश की जा रही है। जो भी हो PTI को समझना चाहिए कि दीगर सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहा है, महज ज़िद ने इसे इस बंद गली तक पहुँचाया है। शहरी आज़ादियों के महदूद होते माहौल में PTI क़यादत को सोचना होगा कि क्या सबसे दुश्मनी मोल लेना दानिशमंदी थी। हालांकि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमत ने भी एक बड़ी अवामी हमायत रखने वाली सियासी जमात के साथ कोई लचक नहीं दिखाई। जिस सिमत में हालात जा रहे हैं वो पूरी सियासी निज़ाम के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो PTI अपनी सियासी बुनियादों को इस नुकसान से बचाने की पोजीशन में नहीं होगी। कम से कम उसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इस तवील सियासी बहरान को मुज़ाकरात के ज़रिए किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। फ़िलहाल इसके पास कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हूँ, और जब इस्लामाबाद आना होता है तो बड़ी अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें होती हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात होती है। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि PTI के एक रहनुमा से मेरी पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने इमरान खान साहब को जाके ये पैगाम दिया है कि जी आपका निकलना बहुत ज़रूरी है, आपका हर सूरत बाहर आना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर जो है ना अब नाउमीदी जो है वो आना शुरू हो गई है। और वो जिसे आप कहते हैं ना कि सूरत हाल कुछ इस तरह लग रही है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल होना शुरू हो गया कि हाँ ठीक है इमरान खान जेल के अंदर है तो ठीक है उसने जेल के अंदर ही रहना है। तो ये पैगाम खुद इमरान खान साहब को भी जो है मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान ये कहा है कि जी वी हैव टू डू समथिंग, कि आप बाहर आएँ। अब वो चाहे प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए हो, मामलात को हल करने के हवाले से हो, या कोई भी तरीक़ाकार हो, लेकिन आपका जेल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आके खड़ी हो गई हैं कि कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। सो इसलिए आपका बाहर आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब ने भी जंग के अंदर जो है वो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी जो है वो शेयर की है। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो बार कौंसल्स के इंतखाबात में पार्टी के गढ़ यानी KP में बहुत बुरी तरह हारी है वहाँ पे, और उसकी वजह से जो है वो बड़ी परेशानी पाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में शिकस्त के 2 हफ्तों बाद PTI की हिमायत याफ्ता वकला को एक मरतबा फिर दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और इस मरतबा सूबाई बार कौंसल्स के इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत याफ्ता जो ग्रुप है उसने कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से PTI के अंदर जो है वो बड़ी परेशानी पाई जाती है कि ये क्या हुआ है। अब इसके ऊपर भी मेरी PTI के एक रहनुमा से बात हो रही थी, तो उन्होंने मिशाल यूसुफजई का नाम लिया है उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि वो बात जो है वो किस हद तक सही है,
लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब इनकी वजह से जो है वो हम लोग इलेक्शन हारे हैं। मुझे नहीं पता कि इस हवाले से, सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं वो भी एक लॉयर हैं, उनका क्या इस मामले में अमल दखल था या नहीं था, लेकिन मेरे सामने कम से कम उन्होंने उनका नाम लिया। अब इससे पता लगता है कि पार्टी के अंदर कितनी को डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आपस में चल रही हैं। ऑलरेडी अली जफर ग्रुप वर्सेस सलमान अकरम राजा ग्रुप, सलमान अकरम राजा ग्रुप वर्सेस आलिया हमजा, ये सारे मामला तो ऑलरेडी मतलब ज़बान ज़द-ए-आम है। ये को मैं आपको कोई हैरानकुन खबर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वजह से जो सारा इफेक्ट हो रहा है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हो रहा है कि उनकी रिहाई जो है वो डिले से डिले ऑलरेडी होती जा रही है। दूसरी जानिब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो एकदम बड़ी मुतहरिक हुई हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद फराज साहब, जियो से उनका ताल्लुक़ है। जियो के इस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने ये कहा है कि जी अब जो है वो डेफेमेशन कोर्ट जो है वो बन गई हैं। इस कोर्ट में मैं पहला केस मैं दर्ज करवाने जा रही हूँ। जियो के अहमद फराज हैं, उन्होंने एजाज़ सैयद के साथ जो है वो बेसिकली टॉक शो के नाम से वो एक चैनल चलाते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये एक बात कही थी। ये जो पिछले दिनों एक तीफ़ी भट्ट साहब, जिनको बेसिकली कहा जाता है मुबैना पुलिस मुकाबले में जनाब उनको मारा गया है, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमजा शहबाज ने मरीम नवाज़ को फ़ोन करके कहा कि जी ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो तीफ़ी भट्ट के हवाले से हमजा शहबाज ने मरीम नवाज़ को फ़ोन किया कि कानून के मुताबिक सब कुछ किया जाए। मरीम नवाज़ ने हमजा शहबाज से पूछा कि आपका इनसे क्या ताल्लुक़ है। इस पर हमजा ने जवाब दिया कि अपने वालिद से पूछें हमारा इनसे क्या ताल्लुक़ है और उनकी पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं। तीफ़ी भट्ट को कराची एमिरेट्स फ़्लाइट पर लाया गया, वहाँ से आम फ़्लाइट पर लाहौर लाया गया और फिर लाहौर से रहीम यार खान ले जाकर मार दिया गया। ये सारा कुछ अहमद फराज साहब ने जो है वो उस पॉडकास्ट के अंदर जो है वो गुफ्तगू की थी। तो इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहबा ये कह रही है कि जी मैं इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई करूँगी, क्योंकि इनको किस तरह पता कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के दरमियान कोई फ़ोन कॉल हुई है और उस फ़ोन कॉल में क्या बातचीत हुई है। तो ये डेफेमेशन के ज़ुमरे में आता है और उन्होंने कहा कि जी मैं इस मामले को जो है मैं कोर्ट के अंदर लेके जाऊंगी। तो जियो के रिपोर्टर जियो के प्रोग्राम के हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून की वज़ीर इत्तलात जो हैं वो अब जाने लगी हैं कोर्ट के अंदर जियो के खिलाफ। एक किस्म के जियो के खिलाफ ही है ना, जारी बात है, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ये जो टॉक शॉक है, ये जो एजाज़ सैयद करते हैं, ये बेसिकली जियो का प्लेटफॉर्म है। ये अब जियो का प्लेटफॉर्म है और इस पे अहमद फराज साहब जो बैठे हुए थे वो जियो के रिपोर्टर हैं और एजाज़ सैयद भी आप जानते हैं कि जियो के साथ मुंसलिक हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।